नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 17वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग दोस्तों 16 क्लास सबकी कर चुके हैं, चाहे आपकी समान हिंदी की हो या फिर समान GS की हो या फिर आपकी ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों की हो। दोस्तों सबकी आपकी 16 क्लास बन चुकी है। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है। दोस्तों चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं हमारे चैनल GSYVS में। दोस्तों चैनल की लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है में दोस्तों वाच्य हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं दोस्तों, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों आपका जैसे कि वाच्य की बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अवयव है? तो अवयव है दोस्तों आपका तथा। इसमें आपका अवयव हो जाएगा तथा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी भाषा के वह शब्द अवयव कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है नहीं होता है सॉरी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अवयव का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अवयव का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है जो वय ना हो, यानी जो वय ना हो आपका अवयव कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों रघुपति सहाय को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी उर्दू कवि रघुपति सहाय का कलम नाम था दोस्तों। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य संकाय और एक विद्वान थे जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, इसलिए इनको जरूर याद कर लीजिएगा जितने भी। तथा पंडित दोस्तों बिशन नारायण दर्क एक प्रसिद्ध राजनेता थे जो लखनऊ के थे। बिशन नारायण जो आपके ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपके लखनऊ से थे, राजनेता थे। तथा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका जन्म दोस्तों 1916 में आगरा में हुआ था। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और नवल किशोर की बात करें दोस्तों, मुंशी नवल किशोर भारत के वेस्टर्न के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1858 में केवल 22 वर्ष की आयु में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना की थी। पूछ सकते हैं कि नवल किशोर प्रेस की स्थापना किसने की? तो इन्हीं ने की थी, नवल किशोर ने। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि मैंने ये काम कर लेना चाहिए में वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? ऑप्शन ए मैंने है, या फिर ऑप्शन बी यह है, या फिर काम, या फिर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने। ऑप्शन ए में गलती है दोस्तों, इस पर त्रुटि होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने की जगह यहाँ पर मुझे होना चाहिए। मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य बनेगा। दोस्तों वाक्य जैसे शुद्ध, वहाँ जैसे वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण आदि संबंधी अशुद्धि हो सकती, कोई भी आपकी, जैसे मैंने बताया है आपके वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण आदि संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती, कोई भी आपकी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, राजपुत्र में समास है? तो राजपुत्र में समास है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजपुत्र समास दोस्तों तत्पुरुष, और समास विग्रह का बनेगा दोस्तों राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी सुंदरता। सुंदरता दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है दोस्तों, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संजीव, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आए। और निर्जीव पदार्थ की बात करें दोस्तों, इसमें सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि ये सब भी आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। भाव भी दोस्तों, जैसे भाव में आपका लज्जा, बनावट इत्यादि ये आपका सब स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट
7वां प्रश्न, इसमें आपको मुहावरा बताना है कि नाक कटने का मुहावरा क्या होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों नाक कटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बदनामी होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य बनेगा दोस्तों इसमें, इतनी सरल प्रतियोगिता में हार कर रमेश ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने लिए से। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होएगा, बदनामी होना। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो प्रयोग सदा बहुवचन में होता है दोस्तों आपका दर्शन। ऑप्शन बी का सही उत्तर। दर्शन शब्द का प्रयोग सदा हमेशा मतलब हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। और बात करें शब्द के जिस रूप से अनेकता का प्रयोग मतलब अनेक अधिक का प्रयोग हो आपका, तो वह आपका बहुवचन कहता है। जैसे उदाहरण के लिए लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि, ये सब आपके सब बहुवचन में आते हैं। और अन्य जैसे आपके कौन कौन से, जैसे कि एक वचन और बहुवचन, जैसे गाय का दोस्तों गाय हो जाएगा, बहन का आपका बहनें, लता का आपका लता ही रहेगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो सीता सो रही थी, तो ये दोस्तों वाक्य हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। दोस्तों सीता सो रही थी वाक्य काल अपूर्ण भूत। दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय में शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित ना हो, तो उसे दोस्तों अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे अरुण झूठ बोल रहा था, पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे, ये आपके अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। अब बात करेंगे सामान्य भूतकाल की दोस्तों, जैसे ये लिखा सामान्य भूतकाल, तो जैसे इसकी परिभाषा हो जाए, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य में रूप से हो, बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तथा उदाहरण के लिए जैसे मोहन आया, ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो जैसे इसमें दोस्तों उसका आपका लिखा सामान्य भूतकाल, ये दोस्तों आपका कहलाएगा क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे दोस्तों सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन आया, ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और अपूर्ण भूतकाल की फिर से बात कर लेते हैं, जिन शब्दों से ये पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे दोस्तों अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आते हैं, वह दोस्तों आपके अपूर्ण भूतकाल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं निबंध लिख रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे दोस्तों, आपका जो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे दोस्तों संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए तू गाया होगा, ये आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और दोस्तों क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे दोस्तों काल कहते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकृति का सही अर्थ होगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर, तो दुनिया इसका हो जाएगा दोस्तों आपका पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य प्रयोग बनेगा दोस्तों इसमें कि तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो, परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं कि सुरेश को बिल्कुल नहीं आता है, वह कभी स्कूल नहीं गया, तो काला अक्षर भैंस बराबर उसको पढ़ने के लिए बोल रहे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द बोला गया दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सागर, जो कि दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे दोस्तों पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में बात करेंगे तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि आदि। तथा निर्जीव पदार्थ में बात करेंगे दोस्तों, तो चश्मा, लोहा, नाटक, फूल, मकान इत्यादि आपके निर्जीव पदार्थ में आ जाएंगे। और भाववाचक की बात करेंगे तो दुख, लगाव इत्यादि आपके भाववाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका विस्मय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव आश्चर्य है, यानी जैसे आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न विभावों की अवस्था। जैसे
उदाहरण के लिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये आपका अद्भुत रस में आ जाएगा। और जो अन्य विकल्प जैसे आपके स्थायी भाव रस, जैसे क्रोध का हो जाए दोस्तों रौद्र रस होता है, उत्साह दोस्तों वीर रस का होता है, भय का ये भयानक रस होता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो बात करें शब्दालंकार की, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बनता दोस्तों, शब्द प्लस अलंकार। तो इसमें नहीं है दोस्तों, हो जाएगा आपका रूपक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं है। और जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए, वह दोस्तों शब्द अलंकार होता है। शब्द के दो रूप होते हैं, जैसे दोस्तों ध्वनि और अर्थ। अब बात करें शब्दालंकार के प्रकार, तो शब्दालंकार के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। 6 अलंकार होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव है? तो तद्भव दोस्तों है इसमें आपका गांव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तद्भव हो जाएगा, ये आपका गांव तद्भव शब्द है। तद्भव दोस्तों शाब्दिक अर्थ दोस्तों इसमें उत्पन्न एक संस्कृत शब्द है, जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं हैं। बस नहीं रखी, ज़्यादा इसके डीपली जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों तद्भव की, संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो दोस्तों, वह आपका तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम की बात करेंगे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए वह आपके तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तत्सम की बात करें तो कूप, कुष्ठ, पंचम आदि। और तद्भव की बात करेंगे उदाहरण में दोस्तों आग, काम, पाँच आदि, मतलब उसका वही चीज़ उल्टा हो जाएगा। और देशज शब्द की बात करें दोस्तों, देशज आपका हुआ होता है जैसे ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए, जैसे कि थैला, लोटा आदि, ये आपका देशज में आ जाएगा। और विदेशज की बात करेंगे तो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल। इसमें उदाहरण के लिए हो जाएगा अदालत और ऑफिस आदि, ये आपके विदेशज शब्द है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है? तो जल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों आपका समीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समीर का अर्थ दोस्तों होता है हवा। और समीर के पर्यायवाची अन्य याद रखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं? वात, अनिल, मारुत, पवमान, प्रभंजन, प्रवाद, समीरण, मातृस्वा, बयार, पवन, वायु और हवा, ये आपके समीर के हो जाएंगे। और दोस्तों पर्यायवाची जानते हैं दोस्तों, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द से जो बनावट में भले ही अलग हो, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आग का दोस्तों हो जाएगा अनल, पावक, दहन और हवा का दोस्तों समीर, अनिल और वायु। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो दोस्तों सरल है आपका जटिल का दोस्तों, लेकिन इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरल हो जाएगा। जटिल का सरल। और जटिल का अर्थ होता है दोस्तों कठिन और सरल का अर्थ होता है दोस्तों आसान। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे करना कठिन हो दोस्तों वह कहलाता है आपका दुष्कर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुष्कर का वाक्य दोस्तों, हिमालय पर चढ़ना एक दुष्कर कार्य मतलब कठिन कार्य है। और जो अन्य विकल्प जैसे लिखा है कि जैसे आपका पुष्कर को हो जाएगा जैसे एक स्थान, तथा दुर्जय को हो जाएगा जो जीता ना जा सके, और दुराग्रह को हो जाएगा अनुचित जिद या हट। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, परमार्थ का संधि विच्छेद है। तो परमार्थ का संधि विच्छेद होगा दोस्तों आपका परम प्लस अर्थ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें दोस्तों संधि की, तो दोस्तों संधि आपका हो जाएगा दो शब्दों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर तीनों के बारे में सुनना है तो बता सकता हूँ मैं आपको। स्वर संधि जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। आपसे पूछ सकता है स्वर संधि के कितने गुण होते हैं आपके, मतलब भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण और वृद्धि, यड़ और अयादि। उदाहरण के स्वर संधि का देख सकते हैं, महाशय बराबर महा, महा प्लस आशय, ये आपका स्वर संधि का हो जाएगा।
व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। यानी दिग्गज की बात करें तो दिग प्लस गज, ये आपका व्यंजन संधि में आ जाएगा। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिल से जो विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि सिरो, उदाहरण के लिए शिरोमणि बराबर सिर प्लस मणि, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत दोस्तों रचना है ऑप्शन सी जयसी की, मलिक मोहम्मद जयसी, जिनका पूरा फुल नाम हो जाएगा। पद्मावत दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न आपकी, बचता रखिए जयसी की पुस्तक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही नामी गरिमा पुस्तक है। अब आपसे जैसे चंद्रगुप्त पूछा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त क्या उपन्यास है, मतलब क्या क्या है, तो इसमें आपका नाटक है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको हिक्की में तीन तीन कन्फ्यूजन देने के लिए बोल सकता है। और जयशंकर प्रसाद की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यास करता था, निबंधकार थे। आपसे तीन मतलब तीन चार पूछ लेगा, आपको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बता नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त आपका। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।